हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को सत्ता की साझेदारी यानी क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, सभी को मैं कराऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कम ही समय में आपको सारे प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी बेल्जियम में समाज का जो बंटवारा हुआ है, उसको देखते हुए बेल्जियम को आप कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो देखिए, कितने क्षेत्रों में, तो 4 क्षेत्रों में। कौन कौन सा? तो राजधानी क्षेत्र अलग है ना, फ्रेंच भाषी के लोग अलग, और डच भाषी के लोग अलग, और जर्मन भाषी के लोग अलग है ना। तो हम सभी को पता है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां की 80% जनता जो है वो कौन सा भाषा बोलती है? फ्रेंच बोलती है। कौन सा भाषा? फ्रेंच बोलती है। यानी राजधानी क्षेत्र अलग, फ्रेंच भाषी के लोग अलग। बेलोनिया वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में फ्रेंच भाषी के लोग ज्यादा है। डच भाषी के लिए अलग बना दिया फ्लेमिश, और एक जर्मन भाषी के लिए अलग क्षेत्र बना दिया गया। हम सभी को पता है कि बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच है ना। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग वहां पे क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं, है ना, जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों। ठीक है, 4 भागों में। राजधानी क्षेत्र, फ्रेंच भाषी क्षेत्र, डच क्षेत्र और जर्मन भाषी क्षेत्र, 4। ठीक है, नेक्स्ट। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करें। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करें, यानी सत्ता को शेयर करना, बांट देना, हर लोगों के हाथों में दे देना, उसको, उसके बारे में हमें क्या करना है? वर्णन करना, उसके रूपों के बारे में वर्णन करना। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूपों का वर्णन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। यानी सरकार क्या किया है? 3 भागों में पावर को बांट दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी सरकार को क्या कर दिया? पहले केंद्रीय सरकार, फिर प्रांतीय सरकार, एक स्थानीय सरकार। यानी सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा प्रांत यानी जिला लेवल का जो गवर्नमेंट होता है ना, डीएम वगैरह। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, है ना, सत्ता का क्या कर दिया है? साझेदारी कर दिया है। जैसे छोटा छोटा लेवल का जो सरकार होता है। चौथा है दबाव समूह, यानी दबाव समूहों के द्वारा भागीदारी। कई ऐसे समूह हैं जो दबाव की वजह से अपना क्या करता है? राज चलाता है। तो सरकार को 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन करें। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी आप सभी को पता है कि श्रीलंका में सिंगली समुदाय के लोग अधिकतर रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं। तो वहां पे इन सभी का वर्णन करना है। तो श्रीलंका में 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, है ना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपने प्रभुत्व के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया। तो हम सभी को पता है कि श्रीलंका में सबसे अधिक जाति के लोग कौन है? सिंगली। तो सिंगली के ही लोग सरकार बनाने का प्रयास किया था खुद को। इसे सुरक्षित करने के लिए श्रीलंका सरकार ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। यानी सिंगली समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का सरकार बनेगा, यानी जिस जाति के लोग अधिक होंगे उन्हीं का सरकार बनेगा। 1956 में सिंगली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया, है ना, मान्यता दे दिया गया। यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रीय भाषा होगा सिंगली होगा। इस प्रकार तमिल की उपेक्षा की गई, है ना, तमिल की अवहेलना की गई। सरकार ने उन नीतियों का पालन किया जो विश्वविद्यालय पदों एवं अन्य सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों का पक्ष लिया। यानी सरकार क्या किया? सिंगली के लिए ही हर चीज सोचता था। वहां पे तमिल भाषा के जो लोग रहते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, है ना। साथ ही एक नए संविधान ने यह भी स्थापित किया कि
राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। यानी तमिल की रक्षा कुछ नहीं, तमिल का बहुत कम वैल्यू है श्रीलंका में, जिसके वजह से वहां गृह युद्ध होते ही रहता है। तो ये तो था सिंपल में इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह का उदाहरण बताएं। तो देखिए, ऐसा समूह जो अपने उद्देश्य या मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालती है, उन्हें क्या कहते हैं, दबाव समूह। यानी जब कोई समुदाय के लोग जब समुदाय के लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालती है तो उसे क्या कहते हैं, दबाव समूह। जैसे किसान संघ, मजदूर संघ, छात्र संगठन, अध्यापक संघ, धार्मिक संघ, व्यापार संघ। यानी ये लोग क्या करते हैं, देखिए छात्र को जब अपना अधिकार लेना होता है तो क्या करता है, सड़क पर उतर जाता है, रोड जाम कर देता है, गाड़ी जला देता है, बहुत कुछ कर देता है, तोड़ फोड़ करता है कि मुझे ये अधिकार चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, दबाव संघ, सॉरी दबाव समूह कहते हैं। ऐसे चीजों को दबाव समूह, यानी जब कोई समूह अपनी चीजों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाती है उसे क्या कहते हैं, दबाव समूह। जैसे ये सब। नेक्स्ट, सन 1990 से 2004 के बीच नेपाल में लोकतंत्रता की स्थापना के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। यानी पहले यहाँ क्या था, राजतंत्र था। नेपाल में 2004 तक क्या था, राजतंत्र था। 2006 में वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। 2006 में, सोचिए बहुत बाद हुआ है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न प्रयास किए गए। पहले, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया गया। यानी वहां की जो संसद थी, सभी बड़ी पार्टी जो मिलके एक, पहले मतलब वहां क्या चाहते थे कि लोगों का तंत्र हो, लोगों का शासन हो। कितना देर, अब पूरे दुनिया में कहीं भी राजतंत्र नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, जिसके लिए वहां के संसद ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल बनाई। दूसरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया गया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियमित कालीन क्या है, बंद का रूप ले लिया। यानी वहां पे क्या क्या बंदी, जैसे नहीं होता भारत बंद रहेगा, उसी तरह से काठमांडू बंद रहेगा। इसके लिए लोग जो थे सड़क पे उतर गए थे। आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया और लाखों के तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। यानी राजा के पूरा अगेंस्ट हो गए कि अब राजतंत्र यहाँ पे नहीं रहेगा, राजा अपना गद्दी छोड़ो और यहाँ पे लोगों का शासन लाओ, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग लोगों का ही शासन है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2006 में नेपाल में हुए जन आंदोलन का क्या कारण था और इसके क्या परिणाम हुए। कारण बताना और परिणाम, मतलब इसी कारण की वजह से श्रीलंका में क्या आया था, लोकतंत्र। तो देखिए, नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या होने के बाद नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गई। यानी तुरंत अगर आप किसी चीज को, जैसे मान लीजिए भारत में ही स्वतंत्रता मिला तो उसके पहले है ना एक मार्शल योजना की गई कि इस योजना के तहत हमारा अपना संविधान होगा और उस संविधान के अनुसार सरकारें चलाई जाएगी। तो राजा को डायरेक्ट मार देना, यानी अब सरकार किसके हाथ में है, किसी के हाथ में भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ था। तो यानी संकट उत्पन्न हो गया था। नया शासक राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यानी नया जो राजा बना था वो स्वीकार नहीं कर रहा था, वो भी बोल रहा था कि राजतंत्र ही रहेगा। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री को अब अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया गया। यानी जनता जो थी बोली थी कि जो भी प्रधानमंत्री आपके द्वारा बनाया गया है राजा के द्वारा, उसे हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसे हम नहीं मानेंगे, वो कुछ भी कानून बनाएगा हम लोग नहीं मानेंगे, भंग कर दिया गया। शीघ्र ही इस कार्रवाई के विरुद्ध नेपाल में जन आंदोलन शुरू हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, जनता का आंदोलन वहां शुरू हो गया। नेक्स्ट, जनता का आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए, जनता आ गया रोड पे, तो अब क्या होगा, वहां के लोग लोकतंत्र की बहाली चाहते थे। लोग चाहते थे कि जल्दी यहाँ लोकतंत्र आ जाए और सत्ता जनता के हाथों में चला जाए। इसके विरुद्ध अनेक जन संघर्ष हुए और अंततः राजा को जनता की सारी मांगे माननी पड़ी और वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। नेक्स्ट, श्रीलंका के गृह युद्ध के क्या कारण थे। यानी श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था उसका क्या कारण था। इसके कई कारण थे। पहला, श्रीलंका में सिंघली द्वारा बहुसंख्यावाद का अनुसरण किया गया। यानी सिंघली द्वारा मतलब बताया गया कि जो अधिक संख्या के जो लोग रहेंगे उन्हें ही हर चीज में यहाँ पे भागीदारी का अधिकार होगा। तो जिससे
जैसे तमिल को या फिर अन्य जो लोग रहते थे उन्हें कष्ट हुआ, जिसकी वजह से आपसी झगड़ा हुआ। और गृह युद्ध क्या होता है, किसी देश के लोग, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से जब झगड़ा करते हैं उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध। सिंहल को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, यह भी एक कारण था गृह युद्ध का। इस प्रकार तमिल की उपेक्षा कम हो गई, तमिल का जो अधिकार था वो धीरे धीरे कम होता गया, तो तमिल के लोग युद्ध करना शुरू कर दिए थे। अगला, सरकारों ने उस नीति का पालन किया जो विश्वविद्यालय एवं अन्य पदों पर सरकारी नौकरियों पर किसका अधिकार था, केवल सिंहली का। बताइए हर चीज में सिंहली का ही अधिकार दिया जाएगा, तो वहां के अनेक जनता जो अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं, तमिल भाषा के लोग जो हैं, जो क्रिश्चियन भाषा के लोग हैं, जो मुस्लिम है, वो कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वहां पे आंदोलन शुरू हो गया। एक और पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट है कि एक नए संविधान ने यह भी स्थापित कर दिया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। यानी देखिए, राज्य क्या करेगा, ये जो सिंहली संप्रदाय के लोग हैं ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, जिसकी वजह से तमिल लोगों को और भी ज्यादा क्या हो गया, कष्ट हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। नेक्स्ट, इन सभी सरकारी उपायों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया और गृह युद्ध का कारण बन गया। नेक्स्ट, श्रीलंकाई तमिलों की मांगों का वर्णन करें, क्या मांग था उनका, श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते थे उनका क्या डिमांड था, उसका वर्णन करना है। तो इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, संविधान एवं सरकार की नीतियों को उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। यानी तमिल लोग कहते हैं कि जितना अधिकार सिंहली को मिला है उतना अधिकार हम सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला यही कारण था, यही मांग था पहला। दूसरा मांग था, नौकरी एवं अन्य अवसर पाने के लिए तमिलों के साथ साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उनके हितों की अनदेखी की जानी चाहिए, अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यानी बोलते हैं कि जितना अधिकार सरकारी में या फिर किसी भी चीज में जितना अधिकार सिंहली को मिलता है उतना ही अधिकार हम सभी को मिलना भी चाहिए, हम सभी को भी मिलना चाहिए, है ना। तीसरा जो है तीसरा मांग है उनका कि तमिल भी एक आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए। यानी तमिल भाषा जो है उन्हें भी कोई ना कोई अधिकार वहां मिलना चाहिए। उन्हें शिक्षा और नौकरी हासिल करने में क्षेत्रीय स्वायत्तता और एवं अवसर की समानता होनी चाहिए। यानी नौकरी में हर चीज में तमिल को भी अधिकार मिलना चाहिए, ये सब डिमांड था उनका। दो समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। और तमिल लोग कहते थे, ये जो सिंहली और तमिल है इन दोनों के बीच विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, यानी जितना अधिकार सिंहली को मिले उतना अधिकार तमिल को भी मिले, यही सब डिमांड था। नेक्स्ट, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी के इन 4 कारणों का उल्लेख करें। यानी समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है उसके बारे में वर्णन करना है ना, उसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा का मतलब इसका वर्णन हम 4 कारण से कर सकते हैं। पहला, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा का अभाव है। यानी जितना ज्यादा अधिकार पुरुषों को मिलता है, जितना पढ़ाया जाता है पुरुषों को, उसके अपेक्षा स्त्रियों को कम पढ़ाया जाता है। तो पहला अवहेलना तो यही हो गया। दूसरा है कि स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा कायम है, यानी स्त्रियों को ज्यादातर पर्दा के पीछे रहना पड़ता है। जितना खुलकर पुरुष बाहर जाते हैं उतना खुलकर स्त्रियां बाहर नहीं जाती है। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा है बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। बच्चा में ही विवाह कर दिया, मेच्योर नहीं हुई, शादी हो गया, विधवा हो गई फिर भी विवाह हो गया, सती प्रथा, ये सब तो अब नहीं चलता है। लेकिन ये इन सभी के वजह से अगर कोई लड़की, किसी लड़के का शादी हुआ है, अभी वो 18 वर्ष की है और इसके पति का डेथ हो गया, तो पति के साथ उसे भी जला दिया जाता था। यही था सती प्रथा, यानी तुमको सती होना पड़ेगा अपने पति के साथ, यानी वो मर गया तो तुम भी मरो, जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए कितना खराब कुरीति था। दूसरा और चौथा जो है, दहेज प्रथा भी स्त्रियों की दशा खराब करने के लिए एक घातक कारण बना हुआ है। आप सभी लोग सुनते होंगे कि आए दिन हर दिन क्या होता है, भारत जैसे देश में दहेज की वजह से कई स्त्रियों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट, धर्म एवं राजनीति के संबंधों को स्पष्ट करें। धर्म एवं राजनीति के बीच क्या संबंध है उसको स्पष्ट करना। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीतिक से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं किया जाना चाहिए, है ना। गांधी जी के अनुसार धर्म की आशय नैतिकता से था। यानी गांधी जी क्या बोलते थे कि धर्म का जो मतलब होता है वो नैतिक होता है। निश्चित तौर पर राजनीति का नैतिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए, इसीलिए धर्म को राजनीति में शामिल करना चाहिए। नैतिकता विहीन राजनीति लोक विरोधी एवं निरंकुश हो जाती है।
यानी यदि धर्म को लेकर आप नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे निरंकुश होती जाएगी। देश के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि धर्मों के अच्छे विचारों, आदर्शों एवं मूल्यों को राजनीति में स्थान दिया जाना चाहिए। राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी धर्म के धर्म विशेष के साथ भेदभाव या क्या है तुष्टिकरण तो नहीं किया जा रहा है। यानी गांधी जी का मानना था कि राजनीति में धर्म को जोड़कर रखना चाहिए, राजनीति से धर्म को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि पॉलिटिक्स में आप धर्म को जोड़ते हैं तो इसका मतलब उस पार्टी में नैतिकता बनी रहेगी। साथ ही ये कहते हैं कि देश में जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि किसी एक धर्म को लेकर के चलना चाहिए। यही संबंध था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लोकतंत्र में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में नियंत्रण यानी कंट्रोल और संतुलन यानी सही ढंग से चलाए रखना, यानी इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कुछ लोग जाके उसको समेटेंगे, यानी इन्हीं की और लड़ाई करवाएंगे, तो इसके बारे में वर्णन करना है। तो लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। यानी सरकार को क्या कर दिया गया, कई भागों में बांट दिया गया, ताकि लोग ये ना कहें कि सरकार केवल एक ही हाथ में है। इसीलिए विधायिका में, कार्यपालिका में एवं न्यायपालिका में क्या किया है, सत्ता को शेयर कर दिया है, बांट दिया है। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी विधायिका कार्यपालिका पे अंकुश रखती है, कार्यपालिका न्यायपालिका पे अंकुश रखती है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि तीन भागों में बांट दिया और तीनों के पास अलग अलग पावर तो अलग अलग है, लेकिन अगर कोई काम हो रहा है और विधायिका बोलेगा नहीं होना चाहिए तो शायद नहीं होगा वो काम, यानी सबका सहमति होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यानी न्यायपालिका जो होती है कार्यपालिका और विधायिका को बनाती है, और ये दोनों जो भी काम करते हैं, है ना, कार्यपालिका और विधायिका जो भी काम करते हैं, इसके ऊपर न्यायपालिका का अंकुश होता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो आई होप कि हर इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देखें, समझ में अवश्य आएगा आप सभी को। ऐसे ही नोट्स बनाना है आपको, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।